जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 169 का जो है एकदम डिस्कशन करेंगे बहुत ही शानदार तरीका से। ये वीडियो देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत कुछ जो है आप इस वीडियो से सीखेंगे। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो है हर चीज़ जो है सीख पाएँ और आपका बहुत सारा चीज़ रिवाइज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि पोली उम्रीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है। पोली उम्रीगर पुरस्कार जो है ये किस खेल में मतलब प्रदान किया जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर बनेगा ये जो है क्रिकेट के खेल में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब क्रिकेट से यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखिएगा। क्रिकेट में जो होता है खिलाड़ियों की संख्या कुल 11 होता है और क्रिकेट जो है ये आपका जो इंग्लैंड है और आपका जो श्रीलंका है, तो इंग्लैंड और श्रीलंका का जो है ये एक राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। बाकी सारा ऑप्शन को भी आप जरा सा देख लीजिए। जैसे हॉकी है तो हॉकी में भी जो है ये 11 खिलाड़ी होता है और हॉकी जो है ये आपका हमारा जो इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल है। आपको पता होगा कि हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वहीं पे आप बैडमिंटन के बारे में ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन जो है ये आपका इंडोनेशिया का क्या है, ये राष्ट्रीय खेल है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है और इंडोनेशिया जो है ये मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा जो है ये आपका कंट्री है। और यहाँ पे देखिए फुटबॉल, तो फुटबॉल के बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें भी जो खिलाड़ियों की संख्या होता है वो 11 होता है और फुटबॉल जो है ये आपका इटली का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो अभी नाबार्ड के बारे में भी हम लोग जानेंगे बहुत कुछ। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। तो जो नाबार्ड है इसकी जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई जो है ये आपका महाराष्ट्र का राजधानी है और मुंबई को जो है सूती वस्त्रों की भी राजधानी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ हमसे जो है नाबार्ड के बारे में पूछा है, तो थोड़ा नाबार्ड के बारे में आप जान लीजिए। इसका इंग्लिश में जो है फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है तो वो ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर नेशनल, देखिए हो गया नेशनल, NA का मतलब होता है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। जो नाबार्ड है इसका एक एक अक्षर का फुल फॉर्म नहीं होता है। NA से हो गया आपका नेशनल, अब B से हो गया बैंक, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये नाबार्ड बनता है, ठीक है। जो शुरू वाला NA है उसका मतलब क्या होता है आपका नेशनल होता है। उसके बाद B का मतलब हो गया आपका बैंक और A का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, R का मतलब रूरल और D का मतलब डेवलपमेंट। इस तरह से होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए मुख्यालय इसका कहाँ हो गया, मुंबई में। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की यहाँ पे स्थापना हुआ था। वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसका अध्यक्ष है GR चिंतल जो है ये इसका वर्तमान में इसका अध्यक्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशों सिद्धांत से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से कौन सी भाग संबंधित है ये बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D जो है, यानी कि भाग 4 जो है ये आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित रखता है। और एक होता है आपका भाग 4 का यदि को पूछ लेता तब आप ये कहते हैं ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाता है, ठीक है। अब बाकी सारा आप थोड़ा सा संविधान के बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाग है और अनुसूची यदि पूछे तो ये 12 अनुसूची वर्तमान में है, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 ही अनुसूची था, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब यहाँ पे कुछ भाग संविधान का दिया हुआ है, जैसे कि भाग 2 है। तो भाग 2 जो है ये आपका नागरिकता से संबंधित है। वहीं जो भाग 5 है
ये जो है आपका संघ से संबंधित है, जबकि भाग 3 जो है ये आपका मौलिक अधिकार से, और अभी क्वेश्चन बना था भाग 4 पे जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंध रखता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ जहाँ इस वीडियो को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी देख पाएँ और कुछ ना कुछ आप नया सीख पाएँ और आपका रिवाइज अच्छा से हो जाएगा। भारतीय संविधान में किए गए 101वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भारतीय संविधान का जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था ये किससे है? तो ये जीएसटी से है। तो जीएसटी को ही कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है ये जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, जो कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया? तो 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक बातें खास तौर पे इसके बारे में। जो जीएसटी का यहाँ पे अध्यक्ष होता है, जीएसटी का अध्यक्ष वो आपका केंद्रीय जो केंद्र का जो वित्त मंत्री होता है वही आपका यहाँ पे होता है। तो वर्तमान में यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जो है ये वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री है, यानी कि जीएसटी का भी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो ये निर्मला सीतारमण हो जाएगा वर्तमान में। ये आप यदि आप 2021 में देख रहे हैं तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा जब तक ये है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व जो है ये मनाया जाता है? तो बिहू पर्व ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, हमने आपको कई बार डिस्कशन इसके बारे में कर चुके हैं। बिहू पर्व जो है ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, असम राज्य में। अब असम के बारे में तो कुछ बातें ध्यान रखिएगा। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी जो है यहाँ दिसपुर पर जाएगा। ठीक है, कहाँ पर जाएगा? दिसपुर। असम में एक जगह पड़ता है बहुत ही फेमस जगह, वो है आपका गुवाहाटी। तो गुवाहाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुवाहाटी में ही जो है आपका ये कामाख्या मंदिर जो है कहाँ है? तो ये गुवाहाटी में ही कामाख्या मंदिर है। ध्यान रखिएगा कि जो असम का मतलब प्राचीन नाम था वो कामरूप। ठीक है, असम का ही प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। असम में एक जगह पड़ता है तिनसुकिया। तिनसुकिया से जो आपका होता है जो दिबांग नदी है, दिबांग नदी, इसी दिबांग नदी का नाम जो है ये यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी कहलाता है तिनसुकिया से। अब ध्यान रखिएगा कि असम में जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो माजुली है वो भी असम में ही है, और विश्व की जो सबसे छोटी नदी द्वीप है उमानंदा ये भी आपका असम में ही है। तो असम से इतना सारा क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और असम का जो पर्व हो जाएगा वो बिहू पर्व हो जाएगा। दूसरी बात रहा नागालैंड का, तो नागालैंड की राजधानी मतलब कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है, और जो है यहाँ का जो लोग मानते हैं, कुछ धर्म के अधिक लोग हैं तो वो ईसाई धर्म के हैं, और यहाँ पे जो मुख्य भाषा होता है बोला जाता है राजकीय भाषा वो इंग्लिश है। कौन सी भाषा है? इंग्लिश है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे भी पर्व से संबंधित याद रखिएगा, यहाँ पे 2 पर्व है, एक आपका हॉर्नबिल हो गया और एक दूसरा जो हो गया आपका मोआत्सु। तो मोआत्सु और हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड की 2 प्रमुख क्या है यहाँ की पर्वें हैं। अब यहाँ पे दूसरा आपके पास है ऑप्शन क्या? मेघालय। मेघालय के बारे में ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी तो शिलोंग पर जाता है। यहाँ के एक जगह है मानिसराम जहाँ की सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा जो होता है वो सबसे अधिक होता है। साथ ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ के कुछ पर्वत है, तो कौन कौन सी पर्वत है? यहाँ के पर्वतों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक आपका ध्यान है 3 पर्वत है, गारो, खासी और जंतिया। तो गारो, खासी, जंतिया जो है यहाँ का मुख्य पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो निर्वाचित संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी ये आपका 9 दिसंबर 1946 को ही ये आयोजित किया गया था। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक कमेंट कर दें। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो ये जो है आपका 2003 में जो है ये पारित किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो है 2003 में इसको संसद में पारित किया गया था। मार्च 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक में विलय कर दिया गया। वह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे सिंपल सा बताना है कि जो आपका
पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और दूसरा जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया होता था, इनका जो है किस बैंक के साथ जो है इसको किस बैंक में विलय कर दिया गया है ये बताना है। तो इसको जो है आपका ये पंजाब नेशनल बैंक में इन दोनों ही बैंकों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित कुछ बातें आपको बता देते हैं, तो आपको याद होगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो आपको कुछ सीख जाएंगे। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है ये आपका लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था 1894 ईस्वी में। कब किया गया था? 1894 ईस्वी में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं जो है आप ध्यान रखिएगा कि जो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है ये कहाँ है, तो ये जो है आपका इसका न्यू दिल्ली में जो है ये पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है। अब बाकी सारा ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये आप जान लीजिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में है। और जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी भी मुख्यालय जो है मुंबई में ही। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक का जो है आप स्थापना जरूर याद रखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में जो है ये भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो बड़ोदरा में ही है, और इसकी स्थापना जो है वो 1908 ईस्वी में हुआ था। तो आशा करता हूँ आप सारा मुख्यालय और जो स्थापना बताएं उसको आप याद रखेंगे, और आपको याद होगा तो आपका ये रिवाइज हो गया। तो वीडियो लाइक आप करते एक बार ही जो है आप एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, और एक बार ज़रूर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो बीबी का मकबरा कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ, तो औरंगाबाद में। और ये जो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है ये औरंगजेब जो था, औरंगजेब की ही बीबी का ये मकबरा है। और औरंगाबाद में ही औरंगजेब का भी क्या है, मकबरा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बीबी के मकबरे को जो है महाराष्ट्र का ताजमहल कहा जाता है। महाराष्ट्र का ताजमहल जो है इसी को कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिए, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो ये आपका मुंबई पड़ता है। मुंबई पड़ता है, यहीं पे आपका मुंबई में ही, तो महाराष्ट्र में ही आपका क्या होता है, अजंता की गुफाएं हैं, जो कि अजंता की गुफाएं जो कि गुप्त शासक के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा जो एलोरा की गुफा भी यहीं पे है, जो कि आपका बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में जो है एक काफ़ी जो है लोनार झील है। कौन सा झील है? लोनार झील, जो कि उल्का पिंड के गिरने से बना है। चलिए आगे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए क्या है कि पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है किससे है, तो ये जो है आपका हो जाएगा तिलहन उत्पादन से जो है ये आपका पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा। अब मत्स्य उत्पादन जान ही रहे, मछली उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11। वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि ये किसका बात कर रहा है, जीएसटी का बात कर रहा है। परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अभी इसके पहले जो है यदि आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको पता होगा कि अभी तुरंत जो है यहाँ पे बताए थे आपको। तो जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो जीएसटी का अध्यक्ष क्या हो जाएगा हमारा, ये केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया सचिव, ये कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वही आपका जीएसटी का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और अभी वर्तमान में कौन है, तो ये है आपका निर्मला सीतारमण। और जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। यानी इसका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारा, ए ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये आपका तुगलक वंश में से था। लेकिन तुगलक वंश का संस्थापक यदि आपसे पूछ लेता कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप ध्यान रखते कि इसका संस्थापक जो था वो गियासउद्दीन तुगलक था। कौन था? गियासउद्दीन तुगलक। इसकी स्थापना जो है, तुगलक वंश की स्थापना जो है गियासउद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में किया। और तुगलक वंश जो है ये 1320 ईस्वी से
1398 ईस्वी तक जो है ये दिल्ली का है ना, मतलब दिल्ली पर जो है इन्होंने राज किया। इसी बीच में जो दूसरा आपका ये तुगलक वंश का जो दूसरा शासक बनता है ये आपका बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक बना ये कब बना ये ध्यान रखिएगा, 1325 ईस्वी में जो है ये आपका तुगलक वंश का दूसरा शासक बनता है। इसको जो है इनके आदत और काम से जो है इसको लोग जो है पागल सुल्तान के नाम से भी इसको कहा जाता है। तो पगला सुल्तान किसको कहते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। अब इस क्या किया कि इसी ने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा ये आपका राजधानी क्या किया, ये दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किया। दौलताबाद को ही जो है यहाँ पे उस समय जो है दौलताबाद को देवगिरी कहा जाता था। तो इसी देवगिरी का नाम बदल के ना दौलताबाद कर दिया गया था। अब इससे जो है कुछ ध्यान रखिएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने कुछ मुद्रा जारी किया था। और कौन सी मुद्रा था? तो इन इसके द्वारा एक तो कांसा का मुद्रा जारी किया गया था और एक तांबा का, ये दो चीज़। और दूसरी बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इब्न बतूता था, जो इब्न बतूता था ये भी जो है आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही ये भारत आया था। और ये इब्न बतूता जो है ये कहाँ के वासी थे? तो ये आपका मोरक्को का। अब ध्यान रखिएगा कि सबको मोरक्को का पता रहता है लेकिन ये नहीं पता है कि मोरक्को कहाँ है। तो मोरक्को जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। अब ये आपका जो इब्न बतूता था इसका पुस्तक के बारे में पूछता है तो इसका पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला जो है ये इसका इब्न बतूता का पुस्तक का नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे पहले शासक आया वो आपका कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक आया। यदि आप यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया। किसकी स्थापना? गुलाम वंश की स्थापना। यही गुलाम वंश की स्थापना से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होता है। और इन्होंने 1206 ईस्वी में जो है ये गुलाम वंश की स्थापना किया। और ये इसको गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये आपका गौरी का क्या था? गुलाम था। जो गौरी था ये गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसके बख्श से? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि इसका जो आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने अपनी राजधानी कहाँ रखा था? इसका राजधानी था लाहौर था। क्या था? लाहौर था। और इन्होंने इसके बारे में दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक तो आपका जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है ये भी जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। कहाँ पे? तो ये दिल्ली में। एक आपका है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी जो है ये आपका अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया। तो इतने सारे जो बातें बताएं आप को जो है कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम आपका कितना रिवाइज करवा पा रहे हैं। चलिए, मानवों में रक्तचाप मानव हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो रक्तचाप का मापने के लिए जो है स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर का। डायोप्टर से जो है आपको ध्यान में आना चाहिए कि जो लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? वो डायोप्टर होता है। गैल्वेनोमीटर से जो होता है आपका ये विद्युत धारा की माप किया जाता है। विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र है ये बताना है आपको। तो ये है आपका लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख से भी जो है कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बनता है उसको ज़रा आशा आप देख लीजिए। लद्दाख का 2 ही जिला है। लद्दाख के कितने ज़िले हैं? 2 जिला है। एक तो आपका लेह है और दूसरा जो है आपका कारगिल है। लेह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लेह के बारे में जो है यहाँ पे जो वर्षा होता है सबसे कम यदि कहीं वर्षा होता है तो वो आपका जगह है लेह। और दूसरा जो आपका कारगिल है यहाँ से आप याद रखिए, कारगिल में जो है यहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था कब? तो 1999 में जो यहाँ कारगिल युद्ध हुआ था जिसके तहत जो है यहाँ पे विजय ऑपरेशन चलाया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो विजय ऑपरेशन चलाया गया था। और ये कारगिल युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और जो है ये पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तानियों को जो है भारतीय सेना ने विजय ऑपरेशन चला के एकदम पूरा खदेड़ दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से।
तो यहाँ से आप लद्दाख से हम जितना बातें बताएं ध्यान रखिएगा, और यहाँ का नृत्य शोंडोल नृत्य को भी ध्यान में साथ में रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र, जिसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से ये संबंधित था? तो किस क्षेत्र से संबंधित था? आपके सामने ऑप्शन है कि भारत के राजनीतिक मामले से, या भारत में रेलवे के विकास से, या फिर भारत में औद्योगिक वृद्धि से, या भारतीय शिक्षा थे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट बनेगा, यानी ये जो था हमारा भारतीय शिक्षा से संबंधित था। कौन सा? वुड्स डिस्पैच कब भेजा गया था? तो 1854 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है ये आपका पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में जो है ये स्थित है? तो यहाँ पे जो है पंचमढ़ी की बात हो रहा है, तो पंचमढ़ी जो है ये किस पर्वतीय श्रृंखला में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, किस में स्थित है पंचमढ़ी जो है ये कहाँ है ये आपको बताना है। क्या बता सकते हैं कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है इसका हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सतपुरा पर्वत श्रृंखला में जो है आपका ये पचमढ़ी स्थित है। ये पचमढ़ी जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा कि सतपुरा पर्वत का जो सबसे उच्च बिंदु है उसको क्या कहते हैं? तो इसके उच्चतम बिंदु को जो है धूपगढ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? धूपगढ़ कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अरावली पर्वत। देखिए अरावली पर्वत के बारे में जो है हमने आपको पिछले भी सेट में जो है हम आपको बता चुके हैं, तो आप वहाँ से भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो साथ ही जो है हम यहाँ पे NTPC CBT 1 का जो क्वेश्चन बैंक था उसका भी हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे अरावली पर्वत के बारे में बताए थे, तो डिटेल में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम बता देते हैं क्योंकि आपको ताकि एक रिवाइज हो सके। तो देखिए अरावली पर्वत के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। इसकी हाइट जो है वो आपका 1722 मीटर का है। कितना है? 1722 मीटर। लेकिन हाइट वाइट पे उतना क्वेश्चन आता नहीं। आता क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ये बताइए किस राज्य से होके जो है ये गुजरता है अरावली पर्वत, यानी इसकी विस्तार किन किन राज्यों में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी विस्तार जो है राजस्थान है, हरियाणा से, गुजरात से, ये आपका जो है भारतीय राज्य से याद रखिएगा। साथ में जो आपका पंजाब है पाकिस्तान वाला हिस्सा वो उसमें, और जो आपका सिंध है जो कि पाकिस्तान में स्थित है उससे होके ये आपका अरावली पर्वत गुजरती है। वहीं दूसरी बात अरावली पर्वत की जो उच्चतम बिंदु है वो पूछा जाता है, तो इसकी उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? तो गुरु शिखर जो है यहाँ के उच्चतम बिंदु है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। सतपुरा के क्या बताए थे? तो धूपगढ़ इसका हम उच्चतम बिंदु क्या बताए थे? धूपगढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा मत। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है? तो मानव के पैर में पाए जाने वाले अस्थि का नाम कौन सा हड्डी है? तो ये जो है आपका पटेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटेला। दूसरी यहाँ पे बाकी जो इनकस है, मैलियस है और स्टेपिज है, ये जो है आपका कान की हड्डी है। जिसमें से जो आपका स्टेपिज होता है ये शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है ये आपका स्टेपिज ही होती है, जो कि कान की हड्डी है। ये तीनों ही जो है कान की ही हड्डियाँ होती हैं, कान में यही तीनों हड्डियाँ होती हैं, इसके अलावा कोई भी हड्डी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा है वो ध्यान रखना है। देखिए आपको जो है विटामिन में जितना भी है उस सभी का जो है रासायनिक नाम आपको एकदम याद होना चाहिए, तभी जो है आपका अच्छा रहेगा। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा कोबालामीन। क्या हो जाएगा? कोबालामीन जो है B12 का नाम हो जाएगा। नियासिन भी जो है विटामिन बी का ही नाम होता है, लेकिन विटामिन B3 का नाम जो होता है ये नियासिन होता है। वहीं जो है आपका थायमिन जो होता है ये विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, और जबकि राइबोफ्लोविन जो होता है ये आपका B2 का नाम होता है, यानी विटामिन 2 B2 का नाम होता है आपका राइबोफ्लाविन। विटामिन ए को जो बोलते हैं हम क्या कहते हैं? रेटिनोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेटिनोल कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से जो होता है आपको वो रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है। तो रेटिनॉल से ही कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी को जो है क्या कहा जाता है? तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
और वहीं विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी इसको जो है कैल्सीफेरोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल कहता है। तो इतना सारे विटामिन के बारे में ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा विटामिन जो शब्द है, विटामिन की खोज जो है ये आपका फंक के द्वारा किया गया था। फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है विटामिन की खोज किया गया। मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही आप बता दीजिए। तो आप बता दीजिएगा। तो इसमें जो पाया जाता है वो HCl पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? HCl। अब HCl का नाम क्या होता है? तो HCl का नाम होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट बनेगा, जिसका फुल फॉर्मूला क्या होता है? HCl। वहीं जो आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका फार्मूला होता है H2SO4। और ये जो है इसको अम्लों का जो है राजा कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है आपका HNO3। ठीक है, क्या कहता है? HNO3 कहा जाता है। चलिए इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? बहुत ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एकदम इंपॉर्टेंट करके याद रखिए। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है ये आपका केरल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। अब केरल से भी कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। जरा सा हम केरल के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। आप जरा सा केरल के बारे में कुछ चीज़ें जो है आपको जान लेनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। देखिए केरल की जो स्थापना होता है वो आपका 1 नवंबर 1956 को जो है ये केरल की गठन होता है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की जो भाषा है वो आपका कौन सी भाषा है? तो मलयालम जो है, यहाँ का मलयालम जो है ये केरल की अपना राजकीय भाषा है। ये केरल जो है ना सबसे साक्षर राज्य में से यदि कोई है तो वो केरल है। तो केरल क्या है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कोई राज्य है तो वो केरल है। साथ में ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका रबर उत्पादन और तंबाकू उत्पादन, ये दो चीज़ के उत्पादन में जो है केरल क्या है? सभी राज्यों में से सबसे आगे है। एक प्राकृतिक रबर और दूसरा तंबाकू के उत्पादन में। तो आज का ये वीडियो जो है हमारा इस सेट का जो है 169 का, आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से ही आपका हमें फीडबैक मिलेगा। ठीक है, आपने क्या सीखा, कितना कितना अच्छा लगा, नहीं लगा बताइएगा। अब वीडियो को जो है एक लाइक आप कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले और हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आपने खुद सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इतना ही करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, बाय बाय।